पहली बार जब मैंने किसी का ग्रीफ खाया तो वह हादसावश था। मेरी चाची अभी अभी मर चुकी थी और मेरी कजन अंतिम संस्कार में रोना बंद नहीं कर पा रही थी। वह अपनी माँ की वेडिंग रिंग इतनी जोर से पकड़े हुई थी कि उसके नकल्स सफेद हो गए थे। जब उसने मुझे गले लगाया तो उसने रिंग मेरे हाथ की हथेली में दबा दी। मैं इसे अब और नहीं देख सकती, उसने कहा। बस इसे ले जाओ। मैंने इसे अपनी जेब में डाल लिया और घर जाते वक्त कुछ अजीब हुआ। मेरे अंदर एक गर्माहट फैल गई, जैसे मैंने अच्छी व्हिस्की का शॉट निगल लिया हो। जब मैं अपनी ड्राइववे में गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैं खुद को जबरदस्त महसूस कर रहा था, हल्का, लगभग यूफोरिक। इसी बीच मेरी कजन ने मुझे फोन किया और धन्यवाद दिया। वह आखिरकार पूरी रात सो पाई थी। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो, उसने कहा। मुझे इसका मतलब 2 हफ्ते बाद समझ में आया। मैं स्ट्रेस में गैस स्टेशन का चेरी कपकेक खा रहा था, जिस पर वो न्यूक्लियर रेड आइसिंग होती है जो हर चीज पर दाग छोड़ देती है जिससे लगती है। रिंग मेरी जेब में था और जब मैंने इसे निकाला और देखा तो उस स्टिकी आइसिंग का कुछ हिस्सा मेटल पर लग गया था। बिना सोचे मैंने उसे चाट लिया और जब रिंग मेरी जुबान को लगा तो वह घुल गया, कॉटन कैंडी की तरह पिघलते हुए, और वही गर्माहट मेरे शरीर में फैल गई, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा तेज। तब मुझे समझ आया कि क्या हुआ था। किसी तरह मैंने उसका ग्रीफ खा लिया था। 5 साल गुजरे और मैंने इसे एक बिजनेस में बदल लिया। बेशक औपचारिक रूप से नहीं। अब हमारी बारी है, मेरे दिमाग में एक और आवाज ने कहा। एक महिला की आवाज, वृद्ध, अपरिचित। तुमने हमें बहुत देर तक चुप रखा। अगले कुछ घंटे मानसिक यातना के धुंधले से भरे थे। मेरा शरीर बिना अनुमति के हिलता रहा। मेरे हाथ दराज खोलते, फाइलें खोजते और मेरे क्लाइंट की लिस्ट ढूंढते। मेरा मुंह ऐसे शब्द कहता जो मेरे नहीं थे, अलग अलग आवाजें, अलग अलग लहजे आजमाता। कोरस सीख रहा था कि कैसे नियंत्रण करें। वे मुझे उतना ही ऊपर आने देते कि मैं अपनी स्थिति का पूरा डर महसूस कर सकूं। मैं चिल्लाया, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से अंधकार में धकेल दिया। मेरी खोपड़ी के अंदर कैद होने का डर किसी भी शारीरिक दर्द से बदतर था, जैसे जिंदा दफन होना, लेकिन दुनिया को खिड़की से देखना। रात तक उनका योजना तैयार था। मैं अपनी रसोई के फर्श पर जागा, टूटे हुए कांच के टुकड़ों से घिरा हुआ। घड़ी ने 3:47 दिखाया। मैं 9 घंटे खो चुका था। मेरे फोन पर अनजान नंबर्स की 17 मिस्ड कॉल्स थीं। मेरी उंगलियों के नाखूनों के नीचे खून जमा हुआ था और मेरे मुंह का स्वाद कॉपर और नमक जैसा था। जब मैं खड़ा होने की कोशिश करता, दुनिया एक ओर झुकने लगती। भाट हेल, मैंने कहा, मगर ये अल्फाज मेरे मुंह में गलत महसूस हुए, जैसे मेरी जुबान उन्हें बोलना भूल गई हो। हम इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसी आवाज ने कहा जो मेरी नहीं थी। ये आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी, मगर ये कोई सोच नहीं थी। ये कोई और था, कोई नया, किसी ऐसे के लिए जो हम में से काफी को संभाल सके। मैं लड़खड़ाता हुआ बाथरूम गया और लाइट जलाई। आईने में मेरा चेहरा अजीब लग रहा था। मेरे हाव भाव मेरे नहीं थे। मेरी आंखें फोकस और अनफोकस हो रही थी, जैसे उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा हो। नहीं, मैंने कहा, यह हो नहीं सकता। ओह, मगर हो रहा है। वो आवाज बोली, तुम बहुत फयाज रहे हो, हमारे लिए जगह बनाते रहे हो, और अब हम इसका बदला चुकाने जा रहे हैं। मेरा हाथ मेरे चेहरे की ओर उठा, मगर मैं उसे हिला नहीं रहा था। मैं चीखने की कोशिश करता, मगर मेरे होंठ बंद ही रहे। मेरा सबसे बड़ा डर हमेशा यही था, कंट्रोल खो देना, अपने अंदर कैद होना जब कोई और जिस्म को चला रहा हो। और अब यही हो रहा था। ये कोई रूपक नहीं था, न कोई अतिशयोक्ति। ये वही डर था जो बचपन से मेरे सपनों को डराता आया था, जो अब जागती हालत में हकीकत बन चुका था। मुकाबला मत करो, एक और आवाज ने सरगोशी की। इस बार किसी औरत की आवाज थी। तुम बस इसे बदतर बना दोगे। और अचानक कोरस सिर्फ बैकग्राउंड की आवाज नहीं रहा। वो सामने आ गए थे, एक तूफान की तरह, और मैं उनमें डूब रहा था। उन्होंने मेरे जिस्म को टेस्ट ड्राइव के लिए ले लिया और मैं हर भयानक लम्हे में होश में रहा। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, मगर अब सिर्फ एक तमाशा ही था। वो मेरी आवाज इस्तेमाल करके आपस में बात कर रहे थे, इस बात पर बहस करते हुए कि अब किसका कंट्रोल हो। भाई को पहले जाना चाहिए, मेरे मुंह ने एक अनजानी आवाज में कहा। वो नया है, उसने अभी तक अपनी बहन को नहीं देखा। मेरा सिर बिना मेरी इजाजत के हाँ में हिला।
15 मिनट हर एक को, एक और आवाज ने मेरे वोकल कॉर्ड्स के जरिए कहा, जब तक हम बेहतर सिस्टम न ढूंढ लें। वो मुझे यूं बांट रहे थे जैसे मैं कोई टाइम शेयर प्रॉपर्टी हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देख सकता था। अपनी ही जिंदगी का तमाशा हुए बन जाना और पूरी तरह से बेबस होना एक ऐसा डर है जिसे बयां करना उन लोगों के लिए नामुमकिन है जिन्होंने इसे महसूस न किया हो। मेरा जिस्म उस औरत के घर गया जिसने कल मुझे अपने भाई की टोपी दी थी। कोरस को पता था कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि उसका भाई जानता था। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। जब वो दरवाजे पर आई, उसका चेहरा उलझन से दहशत में बदल गया। टॉमी, उसने कहा। हे सिस, मेरे मुंह ने उसके भाई की आवाज में कहा। मैं वापस आ गया हूं। वो पीछे हट गई, सिर नामे हिलाते हुए। नहीं, तुम वही हो जिसने टोपी ली थी। तुम क्या कर रहे हो? ये थोड़ा पेचीदा है, मेरे मुंह ने कहा, मगर मुझे तुमसे मिलना था, तुम्हें बताना था, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। वो मुझे एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और मैं चीख भी नहीं सकता था। हर वो बचपन का डर जो पोजेशन से जुड़ा था, हर बड़ा होने का डर, ऑटोनॉमी खोने का, सब कुछ हाई डेफिनेशन में हो रहा था। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये वो डरावना सपना था जिसने मुझे परिभाषित किया था। औरत अब रो रही थी। ये मजाकिया नहीं है, तुम्हें यहां से जाना होगा। याद है वो गर्मियों की छुट्टियां लेक मिशिगन पर, जब मैंने तुम्हें डॉग से धक्का दिया था और तुम्हारे नए सनग्लास पानी में गिर गए थे? मैंने कहा था कि एक मछली ले गई। उसका चेहरा सफेद हो गया। मेरी आवाज वो बातें कहती जो सिर्फ मरने वाला ही जान सकता। मेरे हाथ वो चीजें लेते, जर्नल्स, तस्वीरें, शादी की अंगूठियां, यहां तक कि कपड़े भी, और फिर मेरा मुंह उन्हें निगल लेता, हर नई आवाज को कोरस में शामिल कर लेता। हर वो चीज जो मैं अपनी मर्जी के खिलाफ निगलता, चौरस उतना ही ताकतवर होता जाता। मैं खुद को सिकुड़ता हुआ महसूस करता, अपने दिमाग के एक तंग कोने में कैद होता जा रहा था। यह सपना अब मुझे निगल रहा था, हर बीतते लम्हे के साथ ज्यादा हकीकत बन रहा था। चौथे दिन तक मुझे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए कंट्रोल मिलता, वो भी तब जब वो सो रहे होते। उन लम्हों में मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि खुद को वापस हासिल कर सकूं। तकलीफ, शराब, यहां तक कि सिर दीवार से मारना, कुछ भी कारगर ना हुआ। वो सिर्फ हंसते और कंट्रोल वापस ले लेते। उनकी आवाजें तंजिया कहकों में गूंजती। वो सिर भी तब मुझे सतह पर लाते जब वो चाहते कि मैं कुछ जानूं। जैसे आज रात, जब मेरा जिस्म मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है, छत को घूर रहा है उन आंखों से जो अब मेरी नहीं रही। हम कल कब्रिस्तान जा रहे हैं। पहली आवाज ने वजाहत की, जो मेरे कजिन की मां की थी। हमने फैसला किया है कि अब अपने ऑपरेशन को फैलाना है। नहीं, मैंने सोचा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने मेडिसिन कैबिनेट खोला और एक पॉकेट नाइफ निकाला, वो जो मेरे ग्रैंडफादर ने मरने से पहले मुझे दिया था। वो एकमात्र ऑब्जेक्ट जिसे मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया था, हालांकि उसमें ग्रीफ पोटेंशियल था क्योंकि वो बहुत कीमती था। मैंने उसे अपने मुंह में रखा। ठंडी मेटल मेरी जबान से टकराई। मैंने उसे चबाया, उसे घुलता हुआ महसूस किया। लेकिन इस बार ग्रीफ को निगलने की बजाय मैंने अपने ग्रैंडफादर के लव पर फोकस किया। उसकी आंखों में जो प्राइड था जब उसने ये नाइफ मुझे दिया था। उसने मुझे वेटलिंग सिखाया था। दर्द के साथ साथ अच्छी मेमोरीज भी थी। नाइफ एक भावनाओं के विस्फोट में घुल गया। सिर्फ ग्रीफ नहीं बल्कि जॉय, लव, प्राइड, नॉस्टैल्जिया भी। और मुझे अपनी सालों की गलती समझ आई। ग्रीफ, ये वो दर्द नहीं है जो आपको तबाह करता है। ये वो लव है जो अचानक बेघर हो गया है। अगले दिन सुबह मैंने अपने अपार्टमेंट को उन सभी ग्रीफ ऑब्जेक्ट से मुक्त किया जो मैंने सालों से जमा कर रखे थे। उन्हें खाकर नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें उनके परिवारों को वापस देकर। कुछ लोग गुस्से में थे जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ कंफ्यूज थे। कुछ ने तो मुझसे ये ग्रीफ वापस लेने की भी गुजारिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। एक आदमी अपनी बेटी का टेडी बेयर लेकर आया। कैंसर। वो 7 साल की थी। क्या आप इसे दूर कर सकते हैं? उसने मुझसे पूछा। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकता।
मैं उसके साथ घंटों बैठा रहा जब तक उसने अपनी बेटी के बारे में बातें की। उसका पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर, वो कैसे मिसमैच्ड सॉक्स पहनने पर जोर देती थी। आखिर में वो कितनी बहादुर थी। उसके जाने से पहले मैंने उसे सच्चाई बताई कि ग्रीफ बस लव है जिसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती, कि जो पेन वो महसूस कर रहा है वो उस लव का दूसरा पहलू है जो वो अपनी बेटी से करता था, कि हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता। टेडी बेयर अपने पास रखो, मैंने कहा। वो इससे प्यार करती थी और तुम उससे अभी इसे दुख दे दो। जब वो उस बेयर को सीने से लगाए चल दिया तो मैंने अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया। कोरस की कुछ और आवाजें फेड हो गईं और उनकी जगह एक शांत शांति ने ले ली। मैं अब भी नहीं जानता कि मैं असल में क्या हूँ या ये अजीब एबिलिटी कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अब मैं क्या नहीं हूँ। मैं अब ग्रीफ ईटर नहीं हूँ, मैं बस कोई हूँ जो आखिरकार अपने ही ग्रीफ को पचाना सीख रहा है।